अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कोरोना वायरस के फैलाव, अस्पतालों में सहूलतों और आइंदा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। वबा का फैलाव रोकने के लिए मजबूत कोशिशें की जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मुतनाज़ मसला है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम को बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत के नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी तनाज़ात हैं। 50 साल बाद भारत और चीन में सरहद पर झड़पें हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में 3 बिल पेश किए। इजलास में अरकान का आइंदा माली साल के बजट पर बहस में इज़हार ख़याल। इजलास के आगाज पर सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तारिक अजीज के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करवाई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,944 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,229 जाँ बहक, 61,383 सेहतयाब। मुलाजिमतों से बरतरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का नौकरियों से बरतरफ मेहनत कशों को रोजगार देने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार। मुलाजिमतों से महरूम वतन वापस आने वाले दोबारा रोजगार के अहल हो सकेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 टीमें मुश्तरका तौर पर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 3,24,609 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर सर्वे, 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शोपियां और पुलवामा के अजला में मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज से मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 8 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 85,94,000 से तजावुज कर गई। 4,56,000 से ज्यादा मरीज हलाक, 45,46,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 22,63,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,20,688 जान की बाजी हार गए। चीन और भारत के दरमियान मेजर जनरल सतह की मुज़ाकरात। चीन ने भारत के 10 फौजी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों में 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर भी शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक और 76 जख्मी हुए थे। मौसम ने फिर करवट बदली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेज के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसीक। 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 31 जुलाई तक तौसीक की गई है। खिलाड़ियों और कोचेज का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बेल्ट एंड रोड बैनुल अक़वामी ताउन और कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के हवाले से मुनाकिदा आला सतह बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए आपसे शेयर करते हैं। Excellency, Mr. Wangi, State Councillor and Foreign Minister, fellow Foreign Ministers, Dr. Tedros, Director General of World Health Organization,
Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to be participating in this August forum. Belt and Road International Cooperation Combating COVID-19 with Solidarity is indeed a timely initiative underscoring the imperative of a global response to deal with a raging and insidious COVID-19, which has consumed nearly 500,000 lives and has infected more than 8 million people. I must congratulate China's leadership on hosting this conference and creating greater awareness about the dangers that the planet is confronting due to the pandemic. My special thanks are due to my dear friend, Mr. Wang Yi, for leading this extraordinary initiative. Excellencies, COVID-19 pandemic has shaken the world. Apart from the medical catastrophe that it has inflicted, it is having a far-reaching political, social, and economic impact on the globe. This pandemic has led to economic slowdown, bankruptcies, financial fissures, job losses, and disruption in global supply chains. The IMF, in its latest World Economic Outlook report, has said that this is the worst crisis since Great Depression and far worse than the 2008 financial crisis. Moreover, economic pressure on individuals, societies, and nations is causing social unrest, political instability, threatening the existing order. We need unity, solidarity, and multilateral cooperation to fight this pandemic that knows no boundaries, no religion, and no ethnicity. Excellencies, we must appreciate China for taking extraordinary measures in fighting people's war against COVID-19. It is a war that China has bravely and decisively won under the dedicated leadership of President Xi Jinping and Premier Li. As soon as the virus emerged, China took rigorous and incredible measures to contain it, including imposing lockdown over millions of its residents and across the provinces. To save precious lives of its people, Beijing took measures of isolation and quarantine, launched e-enabled delivery system to ensure supplies of food and medicine, and undertook mass testing. To demonstrate its international responsibility, China shared information regarding the virus transparently and swiftly with WHO as well as other countries. Excellencies, at the outbreak of COVID-19 in China, we demonstrated our solidarity with our Chinese brethren. Prime Minister Imran Khan had a telephonic conversation with President Xi Jinping and Premier Li. President Arif Alvi and I visited Beijing to reaffirm Pakistan's solidarity with our Chinese brothers. Since the spread of COVID-19 in Pakistan, China has extended tremendous support to Pakistan to fight the pandemic. Chinese government has provided $4 million in cash donations, in addition to 390 ventilators, 330,000 testing kits, 830,000 N95
95 masks, 5.8 million surgical masks, 42,000 protective suits, and millions of other PPEs. A team of Chinese medical experts also visited Pakistan on the instructions of President Xi Jinping to assist us to contain the pandemic. The team visited various provinces of Pakistan to strengthen their capacity to fight COVID-19. Excellencies, COVID-19 is also spreading in Pakistan. We are engaged in determined efforts to control its spread. To deal with COVID-19, we have taken a range of measures to protect our citizens. Prime Minister Imran Khan announced a $8 billion relief package for the most vulnerable people. Prime Minister also launched SARS Emergency Cash Program to help the needy. Program covers 12 million families, and each family is being helped with cash transfers to meet their needs. We have put in practice the policy of smart lockdowns while monitoring the ebbs and flows of COVID-19 graph in the country. We constituted a volunteer workforce of 1 million youths dedicated to provide support for monitoring, data collection, and to assist administration in enforcement. Many of those rendered out of work due to lockdowns and slowing demand are being re-employed in our ambitious 10 billion tree tsunami project. To strengthen the resilience of our health system, Pakistan Preparedness and Response Plan worth $595 million has been launched. Excellencies, the Belt and Road Initiative, conceived by President Xi Jinping, is centered on the idea of connectivity, economic development, and poverty alleviation. China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, is the flagship project of the Belt and Road Initiative. Post-COVID-19, we see BRI and CPEC becoming the hub of trade and economic activity, sustainable social development, and greater people-to-people exchanges. Notwithstanding the outbreak of COVID-19, Pakistan and China are taking relevant measures which will help timely completion of CPEC projects that will be a catalyst for growth and prosperity in the region. Excellencies, I propose following course of action. 1. BRI countries should unequivocally declare a united front to combating COVID-19. Against this common enemy, we must close our ranks and forge unity. At this difficult time, it is doubly important that we uphold the principles and precepts of international law, support multilateralism, and squarely oppose all plots to blame, stigmatize, or ostracize states, races, religions, or communities for the spread of the disease. 2. We must draw lessons and learn from each other's experiences and expertise. China's success in containing the virus offers valuable insights. Our epidemiologists, health professionals, hospital managers, research and equipment suppliers must be enabled to network and work together to innovate solutions and build resilience. In this context, Pakistan fully supports the idea of the Health Silk Road
and will play its role in its realization. 3. COVID-19 vaccine, as and when it is developed, must be declared a global public good and made available on an equitable basis. 4. The economic impact of the pandemic is just beginning to be felt. More research is needed to determine ways to mitigate its socio-economic effects. Under the framework of SCO, we have already proposed a Center of Excellence on Poverty Alleviation. BRI nations could take the lead in addressing the economic fallout by pooling research and taking coordinated actions for the promotion and projection of trade and generation of employment. Excellencies, at this time, I want to highlight your attention to the plight of people of Indian-occupied Jammu and Kashmir, which have been under continuous military siege and lockdown since 5th of August 2019. COVID-19 has exacerbated the humanitarian crisis in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. The global community must call upon India to lift the double lockdown and allow access of international health experts to visit the Indian-occupied Jammu and Kashmir and immediately extend medical help to its residents. Excellencies, defeating COVID-19 would also require effective and urgent economic measures aimed at recovery and growth. We believe that economic recovery and stimulus can be achieved through trade and investment, boosting growth and promoting connectivity. It is therefore time to reinforce our support for BRI, which can advance the shared goals of peace, development and prosperity for all of us. I thank you all for your attention. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आला सतह बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब आपने मुलाहिज़ा किया। उन्होंने कहा कि चीन की कोरोना को शिकस्त देने की काविशों को सराहना होगा और चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की भी मदद की और चीन ने जिस तरह की हिकमत अमली और तदाबीर को अपनाया, हमें भी अपनाना होगा। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे कहना लाजिम होगा कि जो जरूरी इस वक्त मौजू नजर आता है और अब जो विद द डेवलपमेंट ऑफ द डे मजीद इसको मैच्योर हम होता हुआ देख रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान का सिंध का दौरा, सूबा सिंध का दौरा। नाजरीन, 2 रोजा दौरा काफी मसरूफियात पर मुश्तमिल था। कराची भी और लाड़काना भी फिर वो गए, यानी कि शहर कायद का भी उन्होंने दौरा किया और फिर इसके अलावा इंटीरियर सिंध का भी रुख करते हुए नजर आए और वहां खास तौर पर जो एहसास सेंटर या फॉर्मली कॉल्ड BISP प्रोग्राम, वहां पर भी वो पहुंचे। तो नाज़रीन, 18वीं तरमीम के हवाले से वैसे भी बड़ी दफा पहले भी बहस हुई है। इस दफा वजीर आज़म इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इसको रिव्यू होने की जरूरत है। ये बात नहीं कि इसको हम लोग वी आर गोइंग अवे विद द 18th अमेंडमेंट, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नॉट डूइंग अवे विद द 18th अमेंडमेंट, लेकिन इसमें यकीनन NFC अवार्ड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर को जस्टिफाई नहीं करती हैं। लिहाजा ये कहते हुए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स और ये जो पूरा सेटअप है इसकी बात की कि किस तरह से
कि जनरल मुशर्रफ के दौर में, हत्ता कि वो एक मिलिट्री दौर था, डिक्टेटोरियल एक रजीम थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि इस दौर में कुछ बेहतर लोकल गवर्नमेंट्स ने परफॉर्म किया क्योंकि उनको एम्पावर किया गया था, और खास तौर पर कराची में जो ये मिसाल है काफी हद तक अप्लाई होती है। लेकिन उसके बाद से जो कॉन्सिक्वेंट हुकूमतें आई, वजीर आजम इमरान खान ये गिला करते हुए नजर आए कि उन्होंने लोकल बॉडीज को उस तरह से एम्पावर नहीं किया। खैर, याद करने वाली बात नाजरीन ये भी है कि जो आखिरी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे वो किसी हुकूमत ने नहीं बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा एक ऑर्डर के बाद हुए थे। उसके बाद से जब अब वो हो गए हैं, वो लोकल बॉडीज भी अब खत्म हो गई हैं, उनकी दौरानियां उन तमाम लोकल बॉडीज का खत्म हो गया है, तो अब हमें दोबारा से एक नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। बिलखुसूस पंजाब में ये चीज बड़ी अप्लाई करती है, जहां पर भी सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की है। ऐसा कहते हुए हमें वजीर आजम इमरान खान, बल्कि एक ओवरऑल जो उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मौजूद थे। गुज़िश्ता जो हफ्ता जब वो गए थे, उन्होंने लाहौर का दौरा किया था, तो आपको याद होगा ये बात की गई थी कि लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हैं वो इसी साल के आखिर तक हो जाएंगे पंजाब में। तो क्या इसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी हमें सिंध में भी नजर आ सकती है? और खासतौर पर शहर कायद के जो गिले शिकवे हैं, यकीनन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के बगैर वो दूर नहीं हो सकते हैं, तो क्या यही चीज, इसी तरह की हिकमत अमली हमें लोकल बॉडीज के इंतखाबात में कराची में भी और ओवरऑल मतलब सिंध में भी नजर आएगी? ये बात करना लाजिम होगा। और इसके ऊपर जो कोविड स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बहुत दफा नाजरीन बात कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में भी, और दीगर एतबार से भी ये बहुत ही एक अहम मौजू रहा है, बर्निंग मौजू रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुबाहिसे और बहस हुई हैं। वो यही था कि कोविड स्ट्रैटेजी पे कब क्यों कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी वजीर आजम इमरान खान बोलते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जब आते हैं एनसीसी मीटिंग में तो वो एक बात तय कर जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जब आते हैं तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही बातें और कुछ अलग ही मौजूआत नजर आते हैं, और एक फिर से एक ऐसा इंप्रेशन जाता है जैसे कि एक स्ट्रैटेजी नहीं है, सूबों का कुछ और ख्याल है और सेंटर जो है वो लॉकडाउन की हिमायत कर रहा है। खैर, लॉकडाउन की हिमायत वजीर आजम इमरान खान ने थ्रू आउट ये जो उनका दौरा था सिंध का, उसमें उन्होंने की। मुख्तलिफ औकात में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है इसके ये किसी भी तरह से हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। उन्होंने खास तौर पर जब ट्वीट्स की, जैसे ही उनका ये दौरा खत्म हुआ तो कल उन्होंने फिर रात में वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर से ये ट्वीट्स की और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इंटीरियर सिंध में और खास तौर पर जब वो लाड़काना गए हैं तो जो सबसे पिसा हुआ यानी कि हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है वो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, मुसीबतों में मुब्तला नजर आया इस लॉकडाउन की वजह से जो कि लगाया गया था। एक और बात नाज़रीन वजीर आजम इमरान खान ने इंटरेस्टिंगली कही, उन्होंने ये कहा कि पहला लॉकडाउन जो लगाया वो सिंध ने लगाया और फिर सिंध की देखा देखी दूसरे भी सूबों में लॉकडाउन लगा। हत्ता यह कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे एम्पावर्ड हैं कि वो अपने फैसले और अपनी फैसला साजी खुद कर सकते हैं। फिर नाजरीन, इस पूरे एपिसोड के बाद या इस पूरे दौरे के बाद हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब वो भी आज अपनी एक प्रेस टॉक के साथ नजर आए। उन्होंने भी बहुत सारे जो उनके ऊपर उनके हवाले से जो इल्जामात लगे थे या जो इमरान खान साहब ने वजीर आजम ने उनके हवाले से जो या सूबा सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें की थी, टू एन एक्सटेंट और टू अ लार्जर एक्सटेंट चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने उन तमाम बातों का जवाब देने की अपने प्रेसर के जरिए कोशिश की और उन्होंने एक मरतबा फिर से अपना वही गिला दोहराया कि सेंटर की तरफ से जो तरक्याती बजट है वो क्योंकि श्रिंक कर दिया गया है, तो ऐसे में कोविड के होते हुए उनके लिए फाइनेंशियली स्पीकिंग हालात मजीद मुश्किल हो गए हैं। तो खैर, पहले दोनों जो मौजूआत हैं इन हवाले से, इन अहवाल से हम बात करेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव्स को हम लेकर चलेंगे और एलाइज भी जो हैं सिंध से यानी कि एमक्यूएम और जीडीए, उनसे भी मुलाकातें वजीर आजम इमरान खान की रही हैं और एलाइज के हवाले से ख्वाह वो सेंटर में हो या फिर प्रोविंसेस में जो स्ट्रैटेजी है वहां पर हो, बात करना इस वक्त जरूरी होगा, पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो कल बीएनपी मेंगल का फैसला सामने आया है। फिर नाजरीन, थर्डली हम लोग बात करेंगे ओएमसीज के इस वक्त साथ जो होने वाली एक तमाम बाज़गश्त नजर आ रही है। रिपोर्टेडली वजीर आजम इमरान खान को वो रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि पेट्रोल किल्लत के मुल्क भर में कौन जिम्मेदारान थे। अब देखना यह है कि क्या उन जिम्मेदारान के खिलाफ जो एक्शन होता है, रेगुलेटरी बॉडीज इस वक्त या इन औकात में कहां होती हैं और वो क्यों इफेक्टिवली इस किस्म के फिनोमिनन पर एक्ट करती हुई बर वक्त नजर नहीं आती। ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि मुतअद्दिद जो वफाकी काबीना की बैठक हुई है उनके ऊपर वफाकी वज़रा ने इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया है और सख्त सवालात उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से किए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि रेगुलेटर अपना जो रोल है वो ड्यूली अदा करता हुआ नजर आए? अब तो खैर ये मामला कोर्ट भी जा
चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, खास तौर पर उन कंपनीज को लेकर जिनकी वजह से ये किल्लत हुई है। खैर, अब अल्टीमेटली सवाल ये है कि ये चीजें क्या हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले सवाल की तरफ रुख करने से हम जो हमारे गेस्ट्स हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका तारुफ करा दूंगे। ज्वाइंड बाय 2 लेडीज एंड सलमान गनी साहब हम उनके साथ होंगे। सबसे पहले जो हमें ज्वाइन करेंगे शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PTI, अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर फ्रॉम अवर पार्टी। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा, आपने स्काइप के थ्रू हमारे लिए वक्त निकाला है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं PMLN से, अपनी जमात का पर्सपेक्टिव और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ ऑन बोर्ड रखने के लिए। वंस अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट स्पीकर फ्रॉम अवर पार्टी। बहुत शुक्रिया शाइस्ता बीबी, आपने हमें वक्त दिया है। सलमान गनी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं वाया फोन लाइन। आपका तज्जिया तबसरा, सीनियर सहाफी हैं आप, और तमाम अमूर पे हम इसी तरह से ऑन बोर्ड रखेंगे। पहले सवाल की जाने बढ़ते हुए नाजरीन, सिंध हुकूमत की जो एक वफाक से जो शिकायत आ रही हैं, खास तौर पर जो बजटरी एलोकेशंस को लेकर आ रही हैं कि तरक्याती बजट श्रिंक हो गया है, और सख्त शिकायत ये आज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी दोहराई हैं। सबसे पहले तो शाइस्ता बीबी, अगर आप ही से हम जान लें, आपको कितनी ये बात वैलिड लगती है? क्योंकि अगर हमारी ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ही श्रिंक हुई है, ऐसे में अगर जो महसूलात सिंध तक गई हैं या फिर दीगर सूबों तक गई हैं वो भी अल्टीमेटली श्रिंक हुई हैं, तो क्या ये गिला आप समझती हैं कि जायज है जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना, मेरी आवाज एकोइंग। जी, विल गेट दिस करेक्टेड। आप बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए, ये इसको रेक्टिफाई मैं करवाती हूँ। जी करवा लें जी। डिफिकल्ट देखें, गिला जहां तक है, पहली बात तो ये कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं कर सकी। देखें, कोरोना की ये बात करते हैं, कोरोना तो अभी 3 महीने हुआ आया है ना। टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यूज जो इनके शॉर्टफॉल आ रहे हैं वो तो पहले से आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है वो सारा तमाम का तमाम पहले है। और देखें, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी और उन्हें देखना चाहिए था कि उनकी कलेक्शन किस तरह हो। और लोग सुना तो यही था कि जब अगर हुक्मरान में पूरा एतमाद हो तो लोग टैक्स दे देते हैं, और हमें ये कहते रहे पहले, तो उसकी क्या वजह हुई। और देखिए, सिंध पहले दिन से चीख रहा है कि उनके हिस्से का जो पैसे हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो उनकी भी बात जायज है कि जब तक उनको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे NFC के, जो उनका राइटफुल हक है, जो कि अग्रीड है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई और चीज हम नहीं किसी एग्रीमेंट पे आते, जब तक जो एग्रीमेंट है उस पे तो हुकूमत को अपना पूरा करना चाहिए ना कि वो हो। और अगर ये अपना हिस्सा पूरा दे दें और फिर वो ना करें तो फिर बनती है बात कि गिला किया जाए। लेकिन जितना वो डे 1 से चीख रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से के पैसे सिंध को नहीं मिल रहे, तो आई थिंक उनको वो मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर हम सवाल बनता है कि आया वो किस तरह उसको लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, और क्यों वो सब चीजें जो नियाजी साहब को नजर आई वो क्यों हुई। राइट। अच्छा शाइस्ता बीबी, आपका ख्याल है ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा अहम बयान दिया है वजीर आजम इमरान खान ने, आप कितना उस स्टेटमेंट को देखती हैं वैलिडेटेड इन टर्म्स ऑफ द जस्टिफिकेशन जो महसूलात के हवाले से दी जाती हैं कि सेंटर तो शुरू ही एक डेफिसिट बजट से करता है, ज्यादातर एलोकेशन कर दी जाती हैं सूबों को? देखिए मोना, मैं एक्चुअली ये कहती हूँ कि ना ये फोरम्स है कि हम चैनल्स पे बैठ के डिस्कस करें, ना ये राइट टाइम है कि इसको डिस्कस करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला जाए। अगर ऐसा है तो दिस शुड बी बॉट इनटू द असेंबली और इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। और जो भी है, देखिए हर आखिर तो नहीं है, जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा, जिस तरह आगे बढ़ने के चांसेस हैं, जो सही तरीका है, जिस तरह होगा, उसमें तमाम सूबों को इकट्ठे बैठ के, क्योंकि उस वक्त भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास हुआ था और सब इकट्ठे थे। इस वक्त भी हमें अगर ये काम करना है तो हमें सही फोरम पे बैठ के, सही लोगों के साथ बैठ के, वी शुड डिस्कस इट एंड सी इट कि जी क्या है। अगर इसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई फॉल्ट्स हैं, तो उनको लाजमी बात है कि उनको देखना चाहिए और उनको जो बेहतर तरीका है वो करना चाहिए। लेकिन आई फील के
इस तरह बैठ के और इस तरह बातें करनी इज नॉट द राइट वे. इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर. ये चारों सूबों की एक फेडरेशन का मामला है, इसको इकट्ठा रखना है और इकट्ठे आगे बढ़ना है. उसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग से और आई शुड से एक प्यार से तमाम सूबों को साथ लेकर बातचीत करके, असेंबली में डिस्कशंस करके वी शुड मूव फॉरवर्ड. राइट, क्योंकि ये तो जो कुछ आवाजें थी इवन गुज़िश्ता द्वार में भी नजर आती थी 18वीं तरमीम के हवाले से, अब वाकई ये बात दुरुस्त है कि ये पार्लियामान ही जाना चाहिए जहां से पूरी ये जो तरमीम है पास हुई है. रेलिवेंटली जो इसमें शानदाना बीबी और सलमान साहब का टेक है वो इसमें हम शामिल करेंगे आफ्टर अ ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. शानदाना साहिबा, रेलिवेंटली टू यू नाउ, शाइस्ता बीबी की आपने बात सुनी, वो अग्री करती हैं कि जो शिकायत सूबे सिंध ने की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं. आप उनके शेयर, उनके पैसे उनको दें. तरक्याती बजट श्रिंक नहीं करना चाहिए ऐसे हालात में. और ये भी फरमाइएगा, मुर्तजा वहाब साहब ये कह रहे थे कि उनको तो मीडिया के थ्रू पता चला कि वजीर आजम इमरान खान आ रहे हैं. कोई मीटिंग जाहिर है वजीर आजम इमरान खान की चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह से नहीं हुई. तो ऐसे में जिस कंसेंसस की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है तो वो कैसे होगा इफ देयर इज नॉट इवन अ मीटिंग हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, पहली बात ये है कि एफबीआर का, ये मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक, ये जरूरी है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए. पहला ये कि आपका जो एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू था वो महज 17% बढ़ा था. ठीक है, कम नहीं हुआ था. पहली दफा इस मुल्क के एटलीस्ट 5-10 साल की हिस्ट्री में 134%, 134% आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा. ठीक, अच्छा. प्राइमरी सरप्लस आपका 194 बिलियन था, विच इज 0.4% ऑफ जीडीपी. बजट डेफिसिट आपका कम हुआ 3.5% जीडीपी का. करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्टोरिक डाइव 73% हमने कम की. ₹1 हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नहीं लिया क्योंकि उससे आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा होता था. अच्छा, मूडीज ने नवंबर 2000, नॉट मोदी नरेंद्र बट मूडीज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा कि आपकी फाइनेंशियल आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल पे चली गई, जो नहीं थी स्टेबल पिछले 7-10 साल. एफडीआई आपका 137% हिस्टोरिक इंक्रीज हुआ है क्योंकि 2018 तक आपकी जो एफडीआई थी वो 3.7% एवरेज से 0.7% पे चली गई थी. इंपोर्ट्स जिन्होंने आग लगाई हुई थी पाकिस्तान में 16% कम हुई. डेट प्रोफाइल लॉन्ग टर्म आपके की तरफ चला गया. बोरोइंग रेट्स हमने कम किए और नो सप्लीमेंट्री ग्रांट. आपको पता है सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? कि आप बजट डिक्लेयर दें, कर दें और उसके बाद हर मिनिस्टर जी फालतू पैसे मांगे. बजट डिक्लेयर होने के बाद हम तो मिनी बजट की बात ही नहीं कर रहे. अब ये आपकी थी ऑन पाथ टू स्टेबलाइजेशन. आईएमएफ ने भी बोला, वर्ल्ड बैंक ने. ये पीटीआई गवर्नमेंट की आप बेशक मत माने, मेरे फिगर्स आपको नहीं पसंद, आप किसी से चेक करा लो, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, सब यही बात करेंगे. लेकिन अगर आपको उनके हिस्से का तरक्याती बजट तो देना चाहिए था फिर शानदाना साहिबा, अगर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे. अब मैं जरा बता दूं, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल. मोना, ये याद रखें. अगर मैं एक सियासी बात करूं, मुझे इजाजत हो, जी, इस कोरोना पैंडेमिक में आपने देख लिया कि तमाम सूबों की क्या तैयारी थी. मैं तमाम के लिए जस्ट इन पंजाब को नहीं आइसोलेट कर रही हूँ. क्या तैयारी थी पैंडेमिक से डील करने के लिए. गवर्नमेंट की जो अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल तो गवर्नमेंट की जिद में नहीं आते ना. 5,000 खरब पिछले 10 साल का बजट है पंजाब और सिंध का हेल्थ का. जरा मुझे बता दें कितने वेंटिलेटर्स थे, कितने ट्रेन टेक्नीशियंस थे. वेंटिलेटर्स की जो मशीनें आदि की किसी को चलानी नहीं आती थी. चलो पीपीई और ये मास्क वगैरह तो बात की चीजें हैं.
मुझे बता दें कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल क्या था, हशर क्या था। सिंध की बात हुई, लड़काना की बात हुई, सिंध के पैसे बढ़ाने की। सिंध से कहें बिल्कुल जी, आपका अगर पैसा हमारी तरफ रहता है हम अपने पास ही रखेंगे, आप ही को देंगे। लेकिन सिंध से ये तो पूछ ले, अभी कल लड़काना के तरह अस्पताल देख लें, सक्कर के देख ले, जामशोरों के, ये मैं नहीं कहती हूँ, वो ना आप खुद चले जाए वो अस्पताल देख लें। मुझे क्या खुशी होगी कि पाकिस्तान के एक सूबे की अस्पतालों की मैं बतारीफी करूं, काश वो उस तरह होते जिस तरह कहते, काश। अच्छा, और थोड़ी सी 3 हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना दूं कि सिंध ने खुद अपने सारे बजट स्लैश किए। जो फेडरेशन ने एग्रीकल्चर का बजट रखा है, सिंध ने उसे सिर्फ 1 अरब ज्यादा दिए, 1 अरब एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए। ज़राअत का आजकल क्या हाल है पाकिस्तान में, रीढ़ की हड्डी है, और ज़राअत और खुराक सूबाई सब्जेक्ट है। और सिंध ने रखी है 14 अरब और सेंटर ने रखी है 13 अरब, जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है एग्रीकल्चर। तो थोड़ा सा जब बात है और यहाँ पर ये परफॉर्मेंस है तो लिहाजा उनके एतराजात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इतराज उनका तभी आता जब पैसे कम होते, जब पैसे पूरे मिलते तो तब आपने कौन सा तीर मारा है। एक जुमला और फरमा दें शांदाना साहिबा, एटलीस्ट एक मीटिंग तो होनी चाहिए थी, ये गिले तो मिलके ही दूर होंगे। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं मोना, पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा सियासत होती है। हम इंडिया के नेबर से तो हम जरा ड्रामेटिक कौम है भाई। एनसीओसी में डेली मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की, मुराद अली शाह साहब की। मुराद अली शाह साहब उसका कभी बयान क्यों नहीं करते कि उधर क्या बातें होती है। आप तो मीडिया वाली, आप जरा जाके देखिए ना कि उधर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर ज़पेचू की, मुराद अली शाह की किस किस्म की गुफ्तगू होती है। कुछ चीजें वक्त के साथ इंसान रिवील करता है। आप पैंडेमिक है तो मैं वो नहीं रिवील करूंगी, लेकिन आई एश्योर यू जब ये पैंडेमिक खत्म होगा और ये जिस लेवल का ड्रामा हो रहा है ना मीडिया पे लोगों को डराने के लिए कि जो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नाराज है पीएम, आप चीफ मिनिस्टर है, आप पहल कर नहीं करते। हमारे इलाके में केपी में तो ये होता है कि जब कोई मेहमान आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं। मेहमान आपको टेलीफोन करके यार एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाओ, ऐसे नहीं होता। ठीक है सलमान गनी साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। शांदाना साहिबा तो कह रही हैं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह खुद भी तो आ सकते थे, उनको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी वाकई कि एनसीसी में रेगुलर मुलाकातें होती हैं वजीर आजम की तमाम वज़राए आला से, इंक्लूडिंग मुराद अली शाह साहब। मोना, मैं माफी चाहता हूं कि आपकी दोनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन की बात को मैं पूरी तरह सुन नहीं सका, लेकिन इस दौरे का बुनियादी मकसद प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने ऐलान किया था कि वो 4 सूबों में जाएंगे और वहाँ पर जो कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल है, वहाँ पर जो हुकूमतों की कारकर्दगी है, मुतासरीन का जो अमल है, उन्हें दी जाने वाली जो सहूलतें हैं, उसका वो जायजा लेंगे। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उन्हें, उनका ये फर्ज है कि वो 4 सूबों को एतमाद में लेकर इतने बड़े चैलेंज से नबरदार हो सकें। और जैसे कि आपने कहा और आपकी मोअज़्ज़ज़ खातून साहिबा ने भी ये बात कही है, देखिए बात ये कि मुराद अली शाह बड़ा वो होता है जो बड़े मनसब पे होता है, उसे बड़े दिल का मुजाहरा करना होता है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को पूरे मुल्क के अंदर पजीराई हासिल है, लोग उनकी बात सुनते हैं। और सिंध का सूबा ज्यादा मुतासर हुआ है। जहां तक कि मोना साहिबा आपने डेवलपमेंट फंड की बात की थी, तो ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है कि उनके 229 अरब के फंड कम नहीं हुए, पंजाब के भी कम हुए हैं, पख्तूनख्वा के भी कम हुए हैं, सबके कम हुए हैं। सिंध हुकूमत करते हैं, बाकी आपको पता है सर वो 2 जगह तो पीटीआई की गवर्नमेंट है। देखिए बात यह कि उनके गिले शिकवे शिकायत होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल में, जैसे कि आपने भी अभी एक नुक्ता उठाया है कि वो किसी ने कहा था कि जमाने भर की निगाहों में मुतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज पर होंगे। आज पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत थी और ये काम इस्लामाबाद का था कि इस्लामाबाद एक कदम आगे बढ़ाता और फिर अगर सिंध उन पे कोई इतराज करता तो यकीनन पाकिस्तान के अहले सियासत और पाकिस्तान के अवाम उन पे क्रिटिसाइज करते। मैं समझता हूं कि दौरा सिंध के हवाले से सबसे अहम बात वो नुकात हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पर उठाए और 18th अमेंडमेंट के हवाले से बात की। और सबसे अहम बात जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है वो आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम है। देखिए जब से एक कोरोना वायरस आया है और उसके बाद मुतासरीन की तादाद बढ़ती चली गई और खास तौर पे जो मुतासरीन और उनके अजीजों कारब को राशन की फराहमी का अमल था, ये सब कुछ तब ऐसा अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचता है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट
गवर्नमेंट सिस्टम होता। और इमरान खान साहब शुरू दिन से ये बात कहते हैं कि वो इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली के हामी हैं। और अगर मोना साहबा आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर उठा के देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी दिलजमी से ये कहती नजर आती हैं कि जब हम इख्तियार में आएंगे तो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को मौसर बनाएंगे, फाल बनाएंगे, बाख्तियार बनाएंगे। आपका आईने पाकिस्तान इस बात की गारंटी करता है कि ये मुकामी हुकूमतों का सिस्टम मौजूद होगा। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन हुए, वरना कोई दूर दूर तक हालात जी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि यही तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जब इख्तियार के अंदर आते हैं तो फिर उनकी असल तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। लेकिन मैं जी कितना फरमा दें कि ये आपको गिला ठीक लगता है सिंध का जो महसूलात के हवाले से वफाक से मुसलसल किया जा रहा है? देखिए बात यह कि वो अगर गिले शिकवे शिकायत नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। बात यह कि सिंध के अंदर भी एक हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल है, तो जो जिम्मेदारी जिसके पास है वो वहां पर इसके हवाले से जवाब दे है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके उन्हें मिलना चाहिए था। अगर उनके दौरे सिंध में कोई चीज लैग करती है तो वो यही है कि वहां की इलेक्टेड लीडरशिप से वो वहां जाकर नहीं मिले। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को दिल बड़ा करना चाहिए और बड़े दिल के साथ सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए। इससे उनकी इज्जत भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। हाँ, सलमान साहब का भी कैटेगोरिकली यही व्यू है कि खुद से मिलना चाहिए था और शुरुआत एक इस्लामाबाद को या फेडरल हुकूमत को करनी चाहिए बेहतर कंसेंसस के लिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन। हमें दूसरे सवाल की तरफ भी यही तमाम मामलात लेकर आते हैं कि इस वक्त नाजरीन सिंध में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, और खासतौर पर कराची में तो डायनामिक्स और भी मजीद इंटरेस्टिंग। वहां पर जो लोकल बॉडीज इस वक्त जो लोकल मैंडेट है लोकल बॉडीज का वो MQM के पास है जो हुकूमत की इत्तेहादी है। फिर PTI को मैंडेट भारी मिकदार में मिला है कराची से, लेकिन जो सूबा सिंध में हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। और साथ साथ उनके जो एलाइज हैं जिनका अक्सर और बेशतर ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, यानी कि PMLF जो कि अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक एक अलायंस का हिस्सा है और वो भी हुकूमत के एलाइज हैं। दोनों जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमातें, उनसे मुलाकात रही तो है वजीर आजम इमरान खान की। लेकिन क्या जो सिंध के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं कोई असर डाल सकेंगे ये दोनों इत्तेहादी मिलकर? अगर उनको एक रेट्रोस्पेक्टिवली भी, पहले की बात तो खैर अलग है, लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिकली भी ये बात हम करके देखें कि अगर MQM को मजीद एम्पावर किया जाता है लोकल बॉडीज की शक्ल में, लोकल गवर्नमेंट्स की शक्ल में, तो क्या कोई असर पड़ेगा सिंध की डायनामिक्स पर भी और जो वफाक में भी जो इत्तेहादियों के साथ एक जो सियासी गठजोड़ इस वक्त चल रहा है? तो शाइस्ता बीबी आपसे बात करूं, इसी सवाल का जवाब आपसे सबसे पहले। मोना, मैं पहले एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए मैं इट्स अ प्लेजर सिटिंग विद शंदाना, और ये बड़े बड़े फिगर्स और बड़ी बड़ी चीजें हमें बताती हैं, लेकिन इन्होंने हेल्थ की जो बात की तो मुझे तो पहले यही बता दें कि जो एक तो फेडरल हमारे हेल्थ मिनिस्टर इज इमरान नियाजी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो सिंध गए, वो पंजाब भी आए। जब वो यहाँ भी आए तो उनका फर्ज बनता था कि वो तमाम किसी न किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो चुन लेते और वो वहां जाकर देखते कि वहां जो उनको रिपोर्ट दी गई कि ऑल इज वेल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको ये एहसास होता कि किस तरह गवर्नमेंट फैसिलिटीज चोक कर रही हैं अब ये जो पेंडेमिक की वजह से, और वो जाकर देखते कि हो क्या रहा है असल में, लेकिन वो नहीं देखा गया। दूसरा, मैं आपको मोना एक बात बताऊं कि देखें इनकी जो हेल्थ बजट था वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। जो फेडरल का है वो भी नहीं यूटिलाइज हुआ। 11 बिलियन एलोकेट हुए थे कैपिटल के लिए, जिसमें से यूज ही नहीं हुआ बिकॉज कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है या विल नहीं है। ये शंदाना वुड बी एबल टू टेल यू बेटर। और जितना भी मतलब पिम्स के लिए, पॉलीक्लिनिक के लिए, मैं अलग अलग मेरे पास फिगर्स हैं अगर मैं बताना शुरू हूँ जो कि यूटिलाइज ही नहीं हुए। देखिए सेंटर का भी हेल्थ बजट है वो भी लैप्स हुआ है। ये शानदाना साहिबा की तरफ बड़ी जरूरी नुक्ता है जो लेके जाएंगे। इत्तेहादियों की सियासत, शाइस्ता साहिबा जी, इत्तेहादियों की सियासत, इत्तेहादी जमातें, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। इत्तेहादी तो देखें उस वक्त मेरा ख्याल है उनको इतनी जल्दी थी शेरवानी पहनने की कि उन्होंने जो सामने आए उससे एग्री करके, वादा करके और पूरे साइन कर लिए, एग्रीमेंट्स हो गई। तो मेरा अब यही सवाल है कि अगर वादे किए थे तो उन वादों को वफा भी करें। एक साल भी, पिछले साल भी असेंबली में यही कुछ हुआ था, फिर इसी तरह मिन्नत समाजियत हुई थी और अख्तर मेंगल साहब को मना लिया गया था।
देखिए उन्होंने वो जो बातें कर रहे हैं वो कोई नाजायज नहीं कर रहे, या तो इनको ये बता दें कि भाई ये नहीं हो सकता और ये हम करने की कोशिश करेंगे। हर दफा उनको मनाते हैं, वो उनसे एग्री करते हैं, साइन होती हैं, बनती हैं, ग्रुप्स मिलते हैं, अब फिर वही तमाशा शुरू हो गया। तो आई थिंक पहले एक दफा फैसला कर लें, क्योंकि इत्तेहादी सिर्फ वही नहीं नाराज, वही सिंध के इत्तेहादियों के बारे में क्या ख्याल है आपका शाइस्ता साहिबा? MQM और GDA हर किस्म के जो उनसे तो मुलाकातें भी रही हैं, वो इस वक्त इनसे नाराज हैं। तो उसकी क्या वजह है, ये शंदाना शायद बेहतर जान सकती होंगी कि तमाम के तमाम इत्तेहादी कैसे नाराज हो गए, क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, क्या आपने उनको देना था जो दिया नहीं, तो आप बताइए। तो यानी वो मौसर ऑपोजिशन नहीं कर पाएंगे ऐसे हालात में, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को वो टफ टाइम नहीं दे पाएंगे जब उनसे किए गए वादों पर ही उनको सख्त शिकायत और तहफ्फुज़ात हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सबको तहफ्फुज़ात हैं इनसे और बहुत शिकायत है। मैंने आपको कहा है ना कि उस वक्त जल्दी बहुत थी शायद शेरवानी पहनने की, और ये सोचा ही नहीं कि जब इतने बांध के इकट्ठे लोग करके ये हुकूमत बनाएंगे तो उनकी जो इन्होंने उनसे वादे किए हैं वो पूरे भी करने पड़ेंगे। जी शांदाना बीबी, क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो बजट लैप्स की बात की है कि ये तो सिर्फ सूबों का हाल नहीं, ये तो सेंटर में भी है, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा फॉर आवर हेल्थ बजट एलोकेशन, और दूसरी ये भी फरमाइएगा ये इत्तेहादियों की जो सियासत है, अगर उनसे किए गए वादों पर ही उनको इतने सख्त तहफ्फुज़ात हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि पीपल्स पार्टी की एक मुस्तहकम हुकूमत को सिंध में कोई आपके जो दो इत्तेहादी हैं MQM और GDA वो कोई टफ टाइम दे पाएंगे ऐसे में? देखिए जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय वेरी सीनियर कॉलीग शाइस्ता बीबी, हम दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी हैं, लेकिन देखें जब शेरवानियों की बात होती है ना, तो शेरवानी और गरारा पहनने के लिए तो दो हमारे यंग सपूत खड़े इन द विंग्स। एक दफा मजाक उड़ाया गया था हमारे यंग मिनिस्टर्स के बारे में कि जी छोटे छोटे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, तो अगले दिन एक अखबार में आया था कि नहीं जी हमारे वाले तो बेचारे अनएक्सपीरियंस्ड और यंग है, बट आपके वाले तो कायद-ए-आज़म के साथ पैदा हुए थे ना, आपकी जो लीडरान है जो एक PM बनना चाह रही हैं, एक PM बनना चाह रहे हैं, बड़ा शौक है। देखें अल्फाज अगर सख्त इस्तेमाल करने हो, हमें भूल गए कि बिलावल साहब ने मियाँ साहब की विलादत किसको एट्रीब्यूट की थी। इत्तेहादी तो ये भी है ना, जो अल्फाज इस्तेमाल पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के बारे में किए, हमने कभी अपने इत्तेहादियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और ना उन्होंने हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल किए। वो उनके जेन्युइन गिले शिकवे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है उनका। वो ये कहते हैं कि आपने हमसे वादा किया, हम नाराज हैं। जमहूरियत में ये कोई नहीं कह सकता इत्तेहादी हमारे नऊजुबिल्लाह गुलाम तो नहीं है ना। अगर उनसे गिला शिकवा उनको फुल हक करने का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तयन कर दिया असद उमर साहब को BNP से बात करने के लिए, GDA MQM से वो खुद कल मिल के आए, क्योंकि GDA और MQM में इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, उनको लगता था कि उनका अदम सही है, उनके गिले शिकवे सही है, तो प्राइम मिनिस्टर को बता दिया अगर मुराद अली शाह साहब के गिले शिकवे हैं तो यू शुड हैव कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप वज़ीर आज़म है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी स्टेटस में फर्क है, सर मैं आपसे गिला करता हूँ, आए हमसे मिले, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। इससे बोलते चहलकदमी, इससे बोलते पहलकदमी, से बोलते कॉन्फिडेंस। ये बूढ़ी खवातीन की तरह बैठ के चू चू रोना, जी बड़ा बुरा हो गया, पैसे चले गए, ये कोई तरीका है सीनियर पॉलिटिशियंस के लिए? बट चले, उनकी मर्जी उनका। जहां तक हमारे गिले शिकवे BNP की बात है, ये कल भी मैंने एक शो पे बात की, मैं आज दोबारा ये बात करती हूँ। बलोचिस्तान को पाकिस्तान का अफ्रीका बनाया गया था, उनसे रिसोर्सेज ले लेके एक बड़े सूबे को बनाया गया, और बहाना क्या था कि NFC की, जी पंजाब की बड़ी पॉपुलेशन है, बलोचिस्तान की कम है, तो रिसोर्सेज सारे बलोचिस्तान से लो, बनाओ पंजाब को। ये कोई तरीका था? और ये सब पुरानी हुकूमतें इसकी गिल्टी हैं। हर बंदा अपने गिरबान में देखिए, इंक्लूडिंग मुशर्रफ साहब की हुकूमत, ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत, किसी ने बलोचिस्तान का नहीं सोचा। तो बलोचिस्तान के गिले शिकवे सही हैं, हमने उनसे एग्रीमेंट इसलिए साइन किया क्योंकि उनकी बात अगर गलत होती है हम क्यों साइन करते। और मैं आपको बताऊं, मेरी शीरीन मजारी साहब से कई चीजों पे पार्टी के अंदर शायद एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन जिस चीज पे मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सिंगल वुमन आर्मी है, खड़ी हुई मैंगल साहब के साथ असेंबली में, कोई एक मेंबर ऐवान का नहीं खड़ा हुआ जब उन्होंने 5000 डिसअपियर्ड लोगों की बात की, ठीक है ना। और जो वो एम्बैरेसमेंट बात हुई कि कुछ उनके जो मिसिंग पर्सन अफगानिस्तान से निकल रहे थे, कुछ ईरान से निकल रहे थे, वो अपनी जगह है वो इशू। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ के जो भी गिले हैं अगर वो हल नहीं हुए तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो सियासी तौर पर कोई टफ टाइम दे पाएंगे हुकूमत सिंध को?
देखिए मोना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर जीडी और एमक्यूएम हमसे ना खुशान से जाना चाहते, क्या हमको जबरदस्ती रोक सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हमारे साथ टिकता है, कौन हमारे साथ नहीं टिकता। लेकिन जहां तक गिले शिकवे नेगोशिएशंस की बात है, भाई यूएन आपसे नाराज, आप यूएन से नाराज, आप IMF से नाराज, आप WTO से नाराज। एक मेच्योर इकोनॉमी, एक डेवलप्ड कंट्री यही करती है। आप बैठ के आपस में बात करते हैं, आप एक दूसरे को थ्रेट्स नहीं देते, आप एक दूसरे को धमकियां नहीं देते हैं, आप अपनी बड़ाई का इजहार नहीं करते, आप झुक के उनकी बात सुनते हैं। ये हर स्ट्रॉन्ग हुकूमत को करना चाहिए। जी सलमान गनी साहब, आपका क्या ख्याल है सर? ये तो आपको याद है कि एमक्यूएम ने बतौर मेयर कराची, जो उस वक्त मुस्तफा कमाल खैर उस वक्त साथ थे हुकूमत के भी, और उन्होंने लोकल बॉडीज में, इसमें कोई शुबा नहीं कि अच्छा काम किया था। क्या अब उसी किस्म की एम्पावरमेंट हम देखेंगे? यकीनन जीडीए और एमक्यूएम से मुलाकातें तो हुई हैं इस मरतबा इमरान खान साहब की जब वो कराची गए। देखिए मोना, आपने मुस्तफा कमाल साहब की बात की है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब इसलिए स्ट्रांग थे कि उनको इस्लामाबाद की तौहीद और हमायत हासिल थी। और मैं हमेशा से ही कहता हूं कि आपका जमहूरी सिस्टम तब मुस्तहकम होगा, तब मजबूत होगा, जब आपके पास एक मौसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम होगा। देखें, अगर 60-70 हजार लोग आपके इस सिस्टम में आ जाएंगे तो सिस्टम ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि कोई इस पे असरअंदाज नहीं हो सकेगा। जहां तक आप जीडीए और एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, देखें वो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पर पीपल्स पार्टी पे असरअंदाज हो सके। यहाँ तो मरकज के अंदर बहुत बड़ी अपोजिशन है, वो हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाह रही। आज पाकिस्तान एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है और पहली दफा देखने में ये आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता रोज अख्तर मेंगल साहब ने जब अपने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया तो किसी ने ये बात की है कि कोई मरकज में अदम एतमाद। भाई अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो बड़ी पार्टीज हैं वही इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, वो तो नए इंतखाबात की बात करती हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए और हुकूमत चलाने के लिए कम अज कम उस हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी होना जरूरी है। ये जो मखलूत हुकूमत का तजुर्बा होता है ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हुकूमत साजी के अमल के दौरान आप जो इत्तेहादियों की जायज नाजायज सारा कुछ मान लेते हैं। और इस वक्त तो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा मौसर रोल अदा किया था, जो इत्तेहादियों को लेके आया था, जो मुआहिदों में शरीक था, जिस पर मुआहिदों के दस्तखत मौजूद हैं, वो खुद हुकूमत से जख्मी होकर लंदन जाकर बैठ गया। तो एक नई सूरत हाल तो कोई तारी नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी हमेशा शिकवे शिकायत करते हैं और शिकवे शिकायत से नबर्द आजमा होना खुद हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल लोग जो होते हैं जब वो किसी के साथ से मिल बैठते हैं तो लाजमी कोई ना कोई हल निकल आता है। तो लिहाजा मैंने जैसे पहले कहा है कि हुकूमत को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा। सूबे भी उनके साथ चढ़ेंगे और पाकिस्तान के अहले सियासत भी साथ चलेंगे। आज पाकिस्तान की कश्ती मंझधार में खड़ी है और इसे डूबने से बचाने के लिए सबको जोर लगाना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देकर आगे की तरफ बढ़ने का सोचना चाहिए। तो सर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर टफ टाइम तो जाहिर है नहीं दे सकते सिंध हुकूमत को, जो कि मुस्तहकम हुकूमत है और सिंध में नंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये तो खैर पोजीशन नहीं नजर आती है एमक्यूएम जीडीए की मिलकर भी। नाज़रीन, ब्रिंग्स अस टू द थर्ड टॉपिक, इस पे सीधे आते हुए हैं। तो खैर अब ये जो OMCs वगैरह का एक सिलसिला है उसमें हमने देखा है कि आर्टिफिशियल क्राइसिस, आर्टिफिशियल था ये तमाम, ये जो किल्लत पेट्रोल की हुई थी, ये चीजें अब रिपोर्ट में भी सामने आ गई हैं। तो अब मजीद क्या करना है आर्टिफिशियल क्राइसिस का? नाज़रीन, रिपोर्ट में ये बात, इतनी शॉकिंग बात है जो सामने आई है कि उसका मकसद ये था कि किसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाएं ताकि इस आर्टिफिशियल किल्लत का फायदा उठाया जाए और इसकी वजह से कीमतें बढ़ा दी जाएं। तो यानी कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन एक गवर्नेंस को डिस्क्रेडिट किया जाएगा कि इतने मुश्किल हालात में कीमतें बढ़ी। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। शाइस्ता साहिबा, आपकी तरफ आते हुए, रेगुलेटर कहाँ था इतने टाइम में और क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम नहीं है कि वो इस वक्त इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन ले? देखिए मोना, मैं फिर आपको कहूंगी कि देखिए, अगर हम आटे का शोर मचा तो जब नोटिस लिया गया तो उसके बाद आटा महंगा हो गया। जब जिस चीज का चीनी का देख लें, आप बुहरान पे बुहरान देखें ये मेरे नजदीक तो ये टोटली एक मिसमैनेज्ड और बैड गवर्नेंस की एक मिसाल है। इस पे ये लोग कहेंगे कि जी आपके जमाने में भी हुआ था। जी हुआ था, लेकिन उस जमाने में MD PSO को सैक किया गया था, उस जमाने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को किया गया था और वजह पूछी। आज इतने दिन हो गए, आप मेरी बात सुने, जिस चीज का इमरान नियाजी साहब नोटिस लेते हैं ना, वो तो समझें कि अब इंसानों, हम अवाम के पहुंच से दूर निकल जाएगी।
وہ آپ کو میں نے بتایا آٹے میں دیکھ لیں, وہ آپ چینی میں دیکھ لیں, وہ آپ کسی چیز میں بھی دیکھ لیں. دیکھیں پیٹرول کی میں آپ کو بتاؤں کیا ریگولیشن کمزور ہے پھر شائستہ صاحبہ, کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا مختصر ہے. ریفائنریز کو کچھ کنسرنز تھیں اور وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی تھیں, لیکن ان کی کنسرنز کو نہیں سنا گیا اور اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے. اور دیکھیں میں جہاں تک پیٹرول کی آپ سستے کی بات کریں, پیٹرول لیوی جو ہے وہ ان سے پوچھیں کہ آج کل کتنی یہ لے رہے ہیں. ہمارے زمانے میں 15 روپے تھی انکریز ہو کے, اور انہوں نے 15 سے اس کو لیوی خیر بڑی ہے. لیکن شائستہ صاحبہ کوئکلی ٹو دا آنسر کہ کیا ریگولیشن کمزور ہے آپ کے خیال میں, ہاں یا نہ؟ اٹ از ٹوٹلی اے میٹر آف گورننس اینڈ بیڈ مینجمنٹ. یعنی کہ ریگولیشن کمزور ہے, اس کا کچھ ان کے پاس جواب ہے اس کو نہیں کرنے کا, کیونکہ جس چیز کی رپورٹ پہنچتی ہے اس کا رائٹ. آئی ہیو ٹو موو فارورڈ آن دیٹ نوٹ تاکہ ہم شاندانہ بی بی اور سلمان صاحب سے بھی اس پہ ویو لے لیں. شاندانہ صاحبہ, ہم نے آج تک کسی نے نہیں لیا وہ کریڈٹ. رائٹ شائستہ صاحبہ کا پوائنٹ آ گیا, میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. کیا کرتے ہیں جی شاندانہ صاحبہ, ریگولیشن کمزور ہے؟ نہیں, ریگولیشن کمزور نہیں ہے جی. آپ کی پاکستان کی ماشاءاللہ 18 اگست 2018 کی رپورٹ ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز, ورلڈ بینک ایک رپورٹ پیش کرتی ہے. ماشاءاللہ ان کے دور میں ہماری ورلڈ گورننس میں ہم 35th پرسنٹائل میں گر گئے. 35th پوزیشن میں نہیں, یعنی 35 فرام باٹم, جو سب سے دنیا میں خراب ممالک ہے جن میں کوئی گورننس نہیں ہے, اتھارٹیز ہو. وہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ. تو ماشاءاللہ ہماری گورننس کا یہ حال تھا کہ مافیا پاکستان میں کھڑے ہوئے تھے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے ہر مافیا کے خلاف ایک رپورٹ پڑھی, ابھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. وہ رپورٹیں ہمارے ٹائم میں نہیں لکھی گئی, ہم سے پہلے لکھی گئی ہیں. اور وہ جو رپورٹ آتی ہے سی سی پی کی, اس پہ اسٹے آرڈر لے لیا جاتا تھا سپریم کورٹ میں. آپ نے دیکھا چینے پہ کیا ہوا, اسٹے آرڈر لے لیا گیا. سارے چور, ان کے چور ہمارے چور اکٹھے مل گئے, اسٹے آرڈر لے لیا. اور بات کیا, ایک منٹ, اور بات یہ کہ 70 روپے کم کر دی. بڑی بات کی ہے, 70 روپے کم ہوگی. اچھا, جو ہم مافیا کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ آئی پی پیز کے خلاف اٹھا رہے ہیں, چاہے ہم آئل وغیرہ کے خلاف, ہاں او این سی, ہماری سلمان صاحب کا بھی اس میں لے لوں. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں, آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے او این سی. جی بالکل, حکومت کے خلاف. جی یہ ہمارے خلاف کمیشن بند کرے. کیوں سلمان صاحب بند کریں؟ میں آپ کو سارے اس کرائسس کا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں تاجر ہو یا کمرشل آرگنائزیشن ہو, وہ اپنے پروفٹ میں لوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے منافع میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پیٹرولیم کمپنیز نے یہی کیا ہے, اور یہ معاملہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا تھا. پرائم منسٹر صاحب کو انٹرفیئر کرنا پڑا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا پیٹرول کا, اور انہوں نے وہ ذخیرہ کیا ہوا تھا, وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے درست اقدام کیا ہے, ان کا دماغ درست کرنا چاہیے. جب تک یہ آرگنائزیشن جو ہے اپنی منافع میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی, معاملات درست نہیں ہوں گے. یہ اربوں خربوں کا پروفٹ کماتی ہیں یہ کمپنیز, اور یہ اپنے آپ کو حکومت پاکستان اور پاکستان کے آئین کا اپنے آپ کو پابند نہیں بناتی, انہیں پابند کرنا پڑے گا. رائٹ, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو ٹو دا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, شائستہ پرویز ملک صاحبہ, شاندانہ گلزار خان اور سلمان غنی صاحب. ناظرین, دیٹ ول بی آل فرام اس. انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ. میں تو سوکھی ہو کے کر دوں گی, پر تم سے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خاموش تم رہ نہیں سکتے, کام کا تمہیں پتہ نہیں, تمیز تم جانتے نہیں, تذیب تمہارے نیڑے سے نہیں. بڑی آپا جی سلام. کیا بک رہے ہو؟ پوچھو والی آپا جی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے. میں تجھے کہہ رہا ہوں, میری چودھری صاحب ایک بیوی ہے, 4 الماری ہیں اور 2 پنکھے, اور بس ہمارے پاس ایک ٹیوب ویل, باغ, سبزیاں, ہری کچور, گھاس والے میدان. اب یہ آپ کی ساری باتیں نہیں نکلی ہے, بال بھی نکلی, یہ بھی نکلی, دانت بھی نکلی, جذبات نکلی, آنسو نکلی, ہر چیز نکلی.
कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से